નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात. स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली. सुप्रभात बाल मित्रों, कैसे हो? मजे में है ना? आज हम चैप्टर नंबर 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली पढ़ेंगे, जिसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन. हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म सन 1960 ईस्वी में हुआ था. उन्होंने प्रारंभिक नौकरी है वो पायोनियर प्रेस में की थी. उनकी अमर कृति है, एकमात्र ऐसी कृति है जिन्हें लिखने के बाद उन्हें अमरता प्रदान हो गई, अर्थात मधुशाला. मधुशाला को इतना ज्यादा ख्याति मिली तो मधुशाला के कारण हरिवंश राय बच्चन हमेशा के लिए अमर हो गए. उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. उन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उन्हें साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है. हम उसके परिचय में देखते हैं कि हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन जी का नाम उनकी एकमात्र कृति, कौन सी? मधुशाला, एकमात्र कृति से ही अमर हो गया है. हालांकि विपुल मात्रा मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में उन्होंने साहित्य का सर्जन किया है. छायावादोत्तर कवि के काल के कवियों में बच्चन जी एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं. इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में आप रहे. तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा और आकाशवाणी में एक दो अन्य स्थलों पर भी आपने सेवाएं प्रदान की है. भारत में एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने आपको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था. प्रारंभिक शिक्षा आपने कहा कि प्रारंभिक नौकरी आपने कहा कि तो पायोनियर प्रेस में आपने अपनी नौकरी की शुरुआत की थी. मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी ज्यादा शोहरत मतलब इतनी ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई कि उनकी मधुशाला का सभाओं में, सम्मेलनों में, कवि गोष्ठी आदि में होता रहा. लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जोहन पेटर्स नामक कवि के समग्र वाग्मय पर आपने पीएचडी की है. केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है. आपको कई पुरस्कार प्राप्त हुए. जैसे आपको कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हमने पहले भी जैसे देखे तो पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ है. उन्हें साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया है और सोवियत लैंड पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ है. आदि इनकी पदवी प्राप्त हुई है. तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों का निमंत्रण, और इस पार प्रिय तुम हो मधु है उस पार न जाने क्या होगा. जैसे काव्य पंक्तियां आज भी लोगों की जबान पर है. मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगनी, मिलन, यामिनी, आकुल, अंतर और एकांत, संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है. तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निमंत्रण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार के सोपान तक शीर्षक में चारों खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है. मेरी बीमारी श्यामा ने ली कथायांश है जो क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है. बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम था श्यामा. बच्चन जी की 2 पत्नी थी. उनकी प्रथम पत्नी का नाम था क्या? श्यामा, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी. जीवन संगिनी मतलब उनका जीवन का साथ देने वाली सही उनकी धर्म पत्नी थी. श्यामा की बीमारी उसकी खुद की ना होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी. बच्चन जी का यह मंतव्य यानी उनका मानना था, उनका विचार था, श्यामा की पति भक्ति, कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक है. श्यामा ने हकीकत में हरिवंश राय बच्चन जी उन्हें तबीयत खराब होती है, परंतु श्यामा उनकी बीमारी है वो स्वयं ले लेती है और पति की इतनी ज्यादा सेवा करती है कि सचमुच उनकी कर्तव्य परायणता देखते ही बनती थी. उनके निष्ठा का प्रतीक था, मतलब उनकी सेवा का प्रतीक था. प्रस्तुत आत्मकाव्यांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक
और कारुण्य सभर निरूपण किया गया है। इस पाठ में क्या है, श्यामा की करुणता भरी दर्दनाक कहानी का निरूपण किया गया है, यानी बताया गया है। तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण भी होता है। एक तरफ तो श्यामा की करुण भरी दर्दनाक भरी कहानी को बताया गया है, तो दूसरी बात उसकी कवि कितने ज्यादा भावुक थे इस बात को और संवेदनशील थे इस बात को भी प्रकट किया गया है। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंश राय जी बच्चन जी की आत्मकथा है। हिंदी में इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण मतलब यादों में कि बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किया। आलेखित करता मतलब उन्होंने रोचक ढंग से इसे लिखा है। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग के चित्र को भी दे देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं यह किस आत्मकथा से लिया गया है? मेरी बीमारी श्यामा ने ली, क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया एक अंश है। इसका शीर्षक है मेरी बीमारी श्यामा ने ली। विषय वस्तु का भी निर्देश करता है, विषय वस्तु भी निर्देश देती है। उनकी मृत्यु, हरिवंश राय जी की मृत्यु है सन 2003 में हुई थी। हरिवंश राय जी बच्चन ने इस पाठ के हम इस पाठ का सारांश देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि हरिवंश राय बच्चन की उस समय परिस्थिति अच्छी नहीं थी। उनकी पत्नी श्यामा थी, उनका एक भाई था, उनके माता पिता के साथ वो सब रहते थे। परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि अचानक लेखक है हरिवंश राय जी बच्चन जी को बुखार आ जाता है, तबीयत खराब हो जाती है। तो उनका ऐसा मानना था कि जितने ज़्यादा हम बीमार पड़ते हैं तो बीमारी को हमें बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए, बल्कि बीमारी को हमें जकड़ कर रखना चाहिए और उससे हिम्मत से काम लेना चाहिए। अर्थात चारपाई पकड़कर बैठना नहीं चाहिए और वो बीमारी की अवस्था में और ज़्यादा काम करना शुरू कर देते थे। उनकी पत्नी ने जब क्या देखा कि लेखक धीरे धीरे बीमार पड़ते जा रहे हैं, अब पहले तो ट्यूशन पढ़ाने जाते थे, स्कूल पढ़ाने जाते थे, परंतु अब क्या हो गया, धीरे धीरे कमजोरी के कारण उनकी ये सब छूटती गई। अब एलोपैथिक के लिए उनके पास पैसे नहीं थे कि इलाज करवा सके। उनकी किताबों की बिक्री भी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी कि उससे भी घर का खर्च चल सके। उनका जो भाई था वो उनकी आमदनी इतनी नहीं थी कि उसके भाई के घर से आमदनी से घर का खर्च चल सके। अब लेखक को बहुत ज़्यादा चिंता सताने लगती है क्योंकि उन्होंने थोड़े से पैसे कर्ज भी लेकर रखे थे। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं ये कर्ज किस तरह से उतारूंगा। तब उनकी पत्नी उनकी चिंताओं को समझ जाती है और उनसे ढांढस बंधाती है कि यदि आप मर भी गए तो क्या हो गया, आपका कर्जा तो आपके मरने के बाद भी मैं चुका दूंगी। जब पत्नी के मुंह से इस तरह के शब्द जब उन्होंने सुने तो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए कि एक पत्नी अपनी पति के लिए इस तरह से वाक्य बोल सकती है। उन्हें मन ही मन में विचार करने लगे कि मेरी पत्नी ने अपने दिल पर पत्थर रखकर इस तरह के शब्द बोले होंगे। और श्यामा जो खुद बीमार रहती थी, जैसे कि अपनी बीमारी को उसने नजरअंदाज कर दिया और पति की सेवा में लग गई। अंदर ही अंदर वो घुटती रही, परंतु कभी भी लेखक को उन्होंने यह दर्शाया नहीं कि वो किस तरह से परेशान है। एक समय ऐसा आया कि लेखक तो तंदुरुस्त हो गए, स्वस्थ हो गए, परंतु लेखक की जो बीमारी है वो श्यामा ने ले ली और श्यामा कुछ ही दिन के सेवा के बाद उसकी मृत्यु हो गई। यही क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, ये काव्यांश, ये आत्मकथा है, इसका अंश यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इसीलिए लेखक ने इसका टाइटल क्या रखा, शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली। लेखक को तंदुरुस्त करके श्यामा है वह मृत्यु की गोद में समा गई। अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में से ना था। दुलारना यानी लाड़ प्यार करने वालों में से नहीं था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारी के प्रति प्रायः यानी हमेशा निर्भय था। निर्भय यानी मुझे किसी भी प्रकार का डर नहीं था। लेखक क्या कहते हैं कि मैं अपनी बीमारी को कभी मैं लाड़ प्यार करता नहीं था और मैं हमेशा प्रायः मतलब हमेशा बिना डर के जीवन जीता था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। बीमार होना यानी आप जब बीमार होते हैं तो इसका मतलब अपराध होना यानी गुनाह होता है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ ना रखें
तो हम अपराधी ही कहलाएंगे। अर्थात ईश्वर के द्वारा जो हमें शरीर प्रदान किया गया है तो स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम उस शरीर को स्वस्थ नहीं रखते हैं तो हम सबसे बड़े अपराधी कहलाते हैं। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया। कवि लेखक है, इस तर्क को कुछ और उन्होंने अलग तरीके से बताया। अपराधी को दंड तो देना ही चाहिए। मुझे जब भी कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुखाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर ना लेटता। अर्थात जब भी लेखक ने जो गांधी जी के वाक्य है उस वाक्य के साथ लेखक ने अपने एक वाक्य को और जोड़ दिया कि यदि कोई अपराधी है तो उसे दंड तो मिलना ही चाहिए। तो दंड कैसे दिया जाए, तो वो बता रहे हैं कि जब भी लेखक को कोई भी छोटी मोटी बीमारी जैसे कि जुखाम हो जाना, सर्दी हो जाना, बुखार आता है, कभी सिर दर्द होता है, तो वो क्या करते थे, खाट यानी खटिए पर नहीं लेटते थे, अर्थात आराम नहीं करते थे और भी अपने से काम लेते थे। अपने से काम लेना मतलब अपने शरीर से और ज्यादा वह काम लेना शुरू कर देते थे। भरे भुट्टे बुखार मतलब बहुत ज्यादा तेज। भरे भुट्टे का अर्थ होता है बहुत ज्यादा तेज बुखार में अपनी रात की ट्यूशन पर भी जाने की याद है उन्हें। बुखार की गर्मी बीमारी अमीरियों की हरमजदगी होती है। अर्थात उनका क्या मानना था कि जो बीमारी होती है ये हरमजदगी यानी हरामीपन है, ये अमीरों के लिए होता है, गरीबों के लिए नहीं। तो जब उन्हें बहुत ज़्यादा तेज बुखार था, बुखार यानी ज्वर भी कह सकते हो आप उसको, जब बहुत ज़्यादा तेज बुखार था पर फिर भी वो ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाते थे। उनका मानना था कि ये बीमारियाँ हैं वह अमीरों के लिए होती है, गरीबों के लिए नहीं। गरीबों को तेजी से मैं जोश शोश से पढ़ाता, मजदूरी करके रोटी कमाने वाले बीमारी पड़े लेने का अधिकार नहीं होता। उनका मानना ऐसा होता है कि जो रोजी रोटी रोज कमाते रोज खाते हैं उन्हें किसी भी प्रकार से बीमार पड़ने का कोई भी अधिकार यानी हक ही नहीं होता है। यह सारा हक तो केवल अमीरों के लिए है। ये अमीरों का ही चोचले होते हैं जो वह बीमार पड़ के विश्राम या खाट पर लेटे रहते हैं। गरीबों को उसे पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता है। लिखने में अर्थात जब लेखक किसी भी प्रकार के साहित्य का सर्जन करते थे तो उनको ऐसा लगता था कि जब वो बीमार होते थे तो वो बीमारी उन्हें और ज़्यादा प्रेरणा देती थी और जितना ऊंचा बुखार होता था वह बुखार उन्हें और ज़्यादा प्रोत्साहन प्रदान करता था। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता था। मेरे शरीर की जो ज्वर की रूपी आग है जो मेरी कलम को अनुभूति को और ज़्यादा बढ़ा देती थी या ताप देती थी, जिससे गल पिघला कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्टी से जो मेरे विचार, भाव और कल्पना को उबाल देकर उच्छलित करती थी। अर्थात जब मैं बुखार में तपता रहता था मुझे प्रोत्साहन मिलता था, मुझे लिखने की और ज़्यादा इच्छा होती थी, प्रेरणा होती थी। और जब मैं इस भरे बुखार में की भट्टी पे गल पिघलाकर जब मेरे शब्द बाहर निकलते थे तो मानो ऐसा लगता था कि मेरे अंदर के शरीर के जो शब्द है वो उछल कर बाहर आ रहे हैं। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा यानी बहुत ज़्यादा हट करना, जिद कर देना कर लिखता था। पर हाँ, अगर मैं लिखना चाहता तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। लेखक कहते थे मैं हट करके, जिद करके लिखता नहीं था, परंतु जब मैं लिखना चाहता था, किसी भी साहित्य की मैं रचना करना चाहता था तो ये बुखार है वो मेरे मार्ग के बीच में रोड़ा नहीं अटकाता था या मुसीबत खड़ी नहीं करता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्ब मामूल हो जाते थे, यानी हस्ब मालूम मतलब नित्य काम। मेरे जो काम होते थे वो पूरी तरह से बुखार होते हुए भी रोज का काम रोज पूरी तरह से अच्छे से होते रहते थे। मेरा कोई बदन छूकर कभी कहता कि तुम्हें तो बुखार है तो मैं पट से जवाब देता हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। जब लेखक का कोई शरीर भूल से किसी के हाथ लेखक के शरीर से छू जाता था तब वो तुरंत कहते अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है। तब लेखक उस बात का तुरंत ही जवाब क्या दे देते थे कि हाँ बुखार तो है और मैं भी तो हूँ ना यहाँ पर। इस तरह से वह उनकी बात को काट देते थे। और मैं भी हूँ, शायद क्लिपिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसी बुखार में भी
काम करना पड़ता था और जब वो बुखार में होते थे तो और अच्छी कहानियां लिखते थे। क्लिपिंग ने अपनी आत्मकथा में क्या लिखा कि जब उन्हें बुखार होता था तो बुखार के कारण उनका शरीर दबता था, तब जब वो कहानी या जो भी कुछ लिखते थे साहित्य, वो और अच्छा लिखते थे। उन्हें यह बुखार में और अच्छे से अपने कार्य को वो कर सकते थे, ऐसा मानना है। अब क्लिपिंग यानी हम कह सकते हैं कि कौन था क्लिपिंग? तो क्लिपिंग है रुडयार्ड क्लिपिंग एक ब्रिटिश लेखक थे। 30 दिसंबर सन 1865 में उनका जन्म मुंबई में हुआ था। इनके पिता जॉन लॉकवुड क्लिपिंग एक श्रेष्ठ कलाकार थे। वे लाहौर म्यूजियम में क्यूरेटर थे। रुडयार्ड क्लिपिंग प्रतिभाशाली कथाकार और कवि थे। केवल 17 वर्ष की उम्र में लाहौर सिविल एंड मिलिट्रीज गजट में संपादक नियुक्त हुए थे। उन्होंने अपनी अनेक कृतियों से अंग्रेजी साहित्य का भंडार भरा है। उनकी मृत्यु सन 1936 में हुई थी। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा में क्या लिखा है कि जब वो जितने ज्यादा बुखार में होते थे, उन्हें काम करना पड़ता था। जब वो बुखार में काम करते थे तो उनकी कहानियां बहुत ज्यादा अच्छी लिख सकते थे। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं है। वह कैसे बन पड़ा इसका निर्णय न मैं देना चाहूँगा। प्रसंगवश मतलब किसी मौके के अवसर पर मुझे याद आ गया कि अपनी दो चट्टानों की सबसे बड़ी कविताएं सार्त्र यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा सांत्र करके पॉइंट अनुस्वर दिया है, उसकी जगह सार्त्र यानी त्र के ऊपर रेफ है, ने नोबेल पुरस्कार को ठुकरा देने पर और दो चट्टान अर्थात सिसिफस बरकस हनुमान मैंने प्लूरिसी में पढ़े लिखी थी। अब सार्त्र कौन थे? तो वो है जॉ पाल सार्त्र। 21 जून 1905 को पेरिस में जन्मे हुए थे। दुनिया के उनको फ्रेंच और जर्मन के सुप्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में जानती थी। वे अस्तित्ववादी एवं दार्शनिक थे, सशक्त कथाकार थे तथा मौलिक समाजशास्त्री भी थे। उनके तेजस्वी व्यक्तित्व से विश्व चकित रह गया था। उन्हें नोबेल पुरस्कार भी जब उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया उनकी कृति के लिए, तो उन्होंने उसे भी ठुकरा दिया था। और सिसिफस बरकस यानी ग्रीक पुराणों में सिसिफस बरकस एक विलक्षण और चमत्कारिक व्यक्तित्व बताया जाता है। वह एक ऐसा राजा था जिसका शरीर वज्र के समान था, मजबूत था, एकदम विशाल चट्टान उठाकर वो पर्वत के शिखर यानी सबसे ऊंची चोटी पर पत्थर चट्टाने उठाकर फेंकता था। और जब वो शिखर से पहुंचकर वापस आती थी तो उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता होती थी। सिसिफस को इस प्रकार का खेल खेलने में बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती थी। उन्होंने क्या किया? मृत्यु को बंदी बना लिया था, अर्थात उन्हें वश में करके रखा था, ऐसा कह सकते हैं। ग्रीक पुराणों में उससे संबंधित अनेक कथाएं हैं, वह बताई जाती है। प्लूरिसी एक प्रकार का रोग है जिसमें फेफड़ों में पानी भर जाता है, और इस प्रकार के रोग होने के बाद भी लेखक ने इन दो चट्टान की साहित्य का सर्जन किया। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, अर्थात वह युवावस्था में थे, बीमारी मुझे पराजित न करती थी। मैं अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। पराजित कर देना अर्थात हरा देना। जब भी लेखक बीमार होते थे तो स्वाभाविक है कि जब हम बीमार होते तो हमारे शरीर में दर्द होता है, हमारा सिर दर्द होता है, कमजोरी आ जाती है, जिसके कारण हम विश्राम करना अर्थात आराम करना चाहते हैं। परंतु लेखक क्या करते थे? जब भी उन्हें बीमारी आती थी तो वो और उल्टा ज़्यादा काम करना शुरू कर देते। आराम हराम है ऐसा करके वह और ज़्यादा से ज़्यादा काम शुरू कर देते, अर्थात वो बीमारी को हरा देते थे। बीमारी उन्हें नहीं हरा पाती थी। इस तरह से लेखक कहते हैं। बुखार सुखार, अब बुखार सुखार हकीकत में बुखार यानी ज्वर होता है, पर सुखार कोई शब्द नहीं होता है, परंतु कुछ शब्दों के साथ इस तरह के शब्द तकिया कलाम के रूप में हम बोल सकते हैं। आखिर दिन कितने दिन चलता?
विश्राम तिवारी कहा करते थे कि मार के पीछे भूत भागे। विश्राम तिवारी जी ने कहा था कि मार के पीछे भूत भागे, अर्थात आप जानते हो जब किसी के शरीर में भूत प्रेत और आत्माओं का वास हो जाता है और वो मंत्र तंत्र करवाने के लिए तांत्रिकों के पास जाते, तो आप देखते हो ना कि वो मोर पंख की जो झाड़ू होती है और बहुत ज़्यादा धुआं करके उनके सिर पर बहुत ज़्यादा मारते हैं, तो थोड़ी देर में वो आत्मा निकल कर भाग जाती है। कहने का मतलब है कि मार के आगे भूत भी भाग जाते हैं। और लेखक ने एक नई बात लिख दी, उन्होंने अपने प्रयोग से एक नया मुहावरा बनाया कि काम के पीछे बुखार भागे, अर्थात आप जितना काम करोगे उस हिसाब से आपका बुखार है वो गायब हो जाएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।